तो आइए देखते हैं, ये सामान्य अध्ययन है और हम इसमें प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारा ये पहला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था, बताइए। हम 5 सेकंड रुके रहेंगे और आप लोग अपने आप से आंसर जानने का प्रयास करिए। ओके, तो हमारा ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, 1956। देखिए, जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, सबसे पहले ये लोग चाहते थे प्रत्येक राज्य वाले कि भाषा के आधार पे हो, जैसे तमिल है, आंध्रा है, महाराष्ट्र है, मराठी है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इस आधार पर राज्यों का गठन हो। लेकिन इतनी समस्याएं बढ़ गई, लोग अनशन करना शुरू कर दिए और अनशन करने के बाद एक लोग की बिना खाए पिए मृत्यु भी हो गई। इस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। तो इसमें हमारा आंसर होगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था। क्या आया था? 1956 आया था। वैसे राज्य प्रथम जो भाषा के आधार पर पहला राज्य गठन हुआ था वो हुआ था 1953 में। 1953 में आंध्र प्रदेश था। क्या था? आंध्र प्रदेश था। देखिए, यूपीपी वाले हैं, थोड़ा आराम से समझा रहा हूँ क्योंकि अभी कम पढ़े कम स्टडी रहती है इनकी, तो समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। बस आप यहाँ याद करिए कि पहला जो राज्य गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश था। कब हुआ था? 1953 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। जापान में होन्शु नामक द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए, जापान में 4 द्वीप हैं, होन्शु है, होक्काइडो है और ऐसे ऐसे 4 द्वीप हैं वहाँ पर मुख्य रूप से। वैसे और सारे हैं लेकिन ये 4 द्वीप इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं। लेकिन हमारे यहाँ होन्शु के बारे में पूछा है, तो होन्शु द्वीप कहाँ पर है पहले ये जानिए। कभी पूछ सकता है कि होन्शु द्वीप कहाँ है? जापान में है। यहीं पर होक्काइडो द्वीप है, होक्काइडो द्वीप भी यहीं पर है। तो जापान में जो ये होन्शु नामक द्वीप है यह तेल के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो हम देखते हैं, तो होन्शु द्वीप जो है किस लिए जाना जाता है? तेल के लिए जाना जाता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? बताइए, स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को, या लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, या लॉर्ड रिपन को? किसे कहा जाता है आप बताइए। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हमारा आंसर होगा लॉर्ड रिपन। क्या होगा? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। अच्छा, लॉर्ड वेलेस्ली किससे संबंधित हैं? लॉर्ड वेलेस्ली संबंधित हैं सहायक संधि से। किससे? सहायक संधि से। अगर हम लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कैनिंग की अगर हम बात करें, कैनिंग की अगर हम बात करें तो ये प्रथम वायसराय थे। वायसराय थे। देखिए, लिखने में थोड़ी दिक्कत है, आप सुन सकते हैं अच्छे से। तो प्रथम वायसराय हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? देखिए, 1935 संविधान एक अधिनियम है, 1935 एक्ट है। हमारा संविधान जो बना है उसमें काफ़ी चीज़ें 1935 एक्ट से दिया गया है और संविधान में भी बहुत सारी चीज़ें विदेशी स्रोत हैं। इसे आपको पढ़ना भी पड़ेगा अच्छे से। विदेशी स्रोत भी हैं कि क्या, कहाँ से मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति शब्द कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 1935 संविधान का जो है, इसमें एम एन राय ने दिया था। कौन दिया था? एम एन राय ने ये संविधान सुझाव दिया था
संविधान बनाने के लिए सुझाव दिया था? कौन दिया था? एम.एन. राय ने दिया था। गांधी की अगर बात ही कर रहे हैं कि गांधी हमारे आंदोलन से थे, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए थे, असहयोग आंदोलन इन्होंने शुरू किया था, नमक सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया था, नमक सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया था। तो गांधी के तो बहुत सारे वर्क हैं, हम ये देखते रहते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन से कोड का प्रयोग किया जाता है और स्वीकार किया गया है? SSCI का, होलोरिथ कोड का, EBCDC का, ISSI का? बताइए किसका होगा? चौथा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा आंसर होगा ASCII। ASCII ये ऐसा वर्तमान कंप्यूटिंग है, एक कोड है जिसके माध्यम से इसे स्वीकार किया गया है। पांचवा का ए ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं हम। कुछ चीज़ें आपको रटनी होंगी, जैसे किसी का किताब हुआ, सारी चीज़ें हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द रिवर स्लीप्स, एक उपन्यास है, क्या नाम है उसका? व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? अनुराधा राय लिखे हैं, शोभा डे, या विक्रम सेठ, या स्टीरन कायर? व्हेन द रिवर स्लीप कौन लिखा है? बताओ कौन लिखा है? क्वेश्चन नंबर 6 इसमें लिखा है स्टीरन कायर। कौन लिखे हैं? स्टीरन कायर ने लिखा है। स्टीरन कायर ने लिखा है। अगला देखते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? हम नोबेल डिस्क्राइब पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र में किसने पाया, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में कितने पाया, भौतिक में कौन पाया, रसायन में कौन पाया, अर्थशास्त्र में किसने पाया, शांति में किसने पाया, शांति में, इसके बाद साहित्य में किसने पाया? तो कितने हो गए बताइए? अर्थशास्त्र 1 हो गया, भौतिक 2 हो गया, रसायन 3 हो गया, अर्थशास्त्र 4 हो गया, इसके बाद साहित्य, इसके बाद शांति। ये सारी चीज़ें 6 क्षेत्र हैं। कैसे क्षेत्र? कितने क्षेत्र हैं? 6 क्षेत्र ऐसे हैं, 6 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हमारे नोबेल का साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। एक चीज़ जानिए, नोबेल जो पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत, क्वेश्चन आ सकता है कि नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुआ था 1901 से। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं की सारी संपत्ति को बेचकर इसकी शुरुआत हुई थी इनका। अल्फ्रेड नोबेल ने एक चीज़ की खोज भी किया था। क्या, किसकी चीज़ खोज किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किया था। डायनामाइट विस्फोटक पदार्थ है। डायनामाइट क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है जिसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई? 1901 से। देखिए, हम एक क्वेश्चन के साथ साथ 3-4 क्वेश्चन डिस्क्राइब करते चलते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम अच्छे से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो इसने किया था टिम बर्नर्स-ली ने। आप रख लीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब, www जो हम कोई गूगल पर लिखते हैं www.india.com या www. कोई भी लिखते हैं, सबसे पहले हम www लगाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड, W से वर्ल्ड, अगले से वाइड, अगले से वेब। तो इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका टिम बर्नर्स-ली ने किया था। सभी को पता है कि कंप्यूटर खोज कौन किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। कौन किया था? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है बताइए? जलीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, अब इसमें आप समझने वाली बात है कि जलीकट्टू है क्या। तो जलीकट्टू एक खेल है। क्या है? एक खेल है। जलीकट्टू एक खेल है जिसमें एक सांड होता है, उसी के साथ लोग युद्ध टाइप में करते हैं जलीकट्टू।
अब जलीकट्टू तो पहले क्वेश्चन आ सकता है, जलीकट्टू है क्या? पहला क्वेश्चन आपका बनेगा जलीकट्टू है क्या? तो आप जानिए जलीकट्टू एक खेल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जलीकट्टू कहाँ का खेल है, मतलब किस राज्य का खेल है? तो आप जानिए इसका ये खेल है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का खेल है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जलीकट्टू जो ये खेल है ये किस त्योहार पर ये खेल खेला जाता है? तो ये खेलता है पोंगल त्यौहार पर। किसके? पोंगल त्यौहार पर। अब पोंगल त्यौहार कहाँ का त्यौहार है? वो तमिलनाडु का है। हमने 4 क्वेश्चन डिस्क्राइब किया। जलीकट्टू क्या है? एक खेल है। कहाँ का खेल है? तमिलनाडु का है। किस अवसर पे खेला जाता है? पोंगल त्यौहार पर। पोंगल त्यौहार कहाँ का है? तमिलनाडु का। 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला आइए देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, बताइए कहाँ पे? महिलाओं के लिए आरक्षण। आरक्षण मतलब क्या होता है? छूट। क्या होता है? छूट, कि इतनी महिलाएं इस क्षेत्र में ली जाएंगी, कन्फर्म। तो हमारे यहाँ लोकसभा, विधानसभा वहाँ पे नहीं है आरक्षण, इनको आरक्षण नहीं दिया गया है। लेकिन पंचायती राज विभाग में, किसमें? पंचायती राज विभाग में महिलाओं को आरक्षण है। ओके, अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? देखिए इसमें डाउट वाला क्वेश्चन आपको ना रहे, इसे अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। अगर पूछ रहा है भारत में सबसे पहली जनगणना, दूसरा क्वेश्चन होगा स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत नहीं होगा, स्वतंत्र भारत। अब इसे समझिए, भारत की सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो आप डायरेक्ट लगेंगे 1872। कब हुआ था? 1872 में हुआ था। लेकिन अगर अगला प्रश्न बनता है कि भारत में नियमित जनगणना कब से शुरू है? तो ये शुरू है 1881 से। कब से? 1881 से। अब दूसरी चीज प्रश्न आ सकता है कि जो 1872 में पहली जनगणना हुई थी किसके काल में हुआ था? किसके काल में हुआ था? तो 1872 की जो, इसमें आंसर हमारा 1872 ही होगा। तो ये हुआ था मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो थे एक, उनके काल में हुआ था। लेकिन जो 1881 में हुआ था, जहाँ से नियमित जनगणना हो रही है, वह हुआ था रिपन के काल में। किसके काल में? रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। तो क्वेश्चन यहाँ पे पहली जनगणना पूछा है बस केवल, तो हमारा 1872 होगा। लेकिन अगर इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की पहली जनगणना किसके काल में हुई थी, तो आप लॉर्ड मेयो बोलेंगे। अगर पूछता है कि भारत की नियमित गणना कब से शुरू हुआ था, नियमित जनगणना, तो आप 1881 बोलेंगे। अगर पूछता है कि भारत की नियमित जनगणना किसके काल में शुरू हुआ था, रिपन के काल में शुरू हुआ था। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? कुटीर उद्योग, जितने छोटे छोटे उद्योग होते हैं, ये सब क्या है? सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे टोकरी का बुनना, ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। कुम्हार अपना छोटा छोटा वो दियाली बनाता है, मटका बनाता है, ये सारी चीज़ें क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। माली क्या बनता है? फूलों की माला बनाता है, सजावट का काम तैयार करता है, तो ये भी प्राथमिक क्षेत्र के ही अंतर्गत आएगा। लेकिन पुजारी, ये पुजारी क्षेत्र जो पुजारी है, यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। तुम्हारा आंसर क्या होगा? डी होगा। अब आप ये भी समझ गए हैं कि प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है। ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है, ये है क्या? आइए देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ है। क्या है ये? पहले देखते ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? ISDN का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड, आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, सर्विसेज डिजिटल डिजिटल नेटवर्क, ये ISDN का फुल फॉर्म हो गया। अब इसमें किसका आता है ये? किस काम आता है ये?
तो ध्वनि वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। ध्वनि और वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। एक डिजिटल नेटवर्क है ना, ये क्या है, एक डिजिटल नेटवर्क से रिलेटेड करती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? मतलब जो नई दिल्ली बनाया गया है, न्यू दिल्ली जैसे हम बोलते हैं, उसका एक डिजाइन बनाया गया है, किस प्रॉपर डिजाइन से नई दिल्ली को बसाया जाए। इसका वास्तुकारकार थे एडविन लुटियस। कौन थे? एडविन लुटियस थे, याद रख लीजिएगा, एडविन लुटियस। ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे, गलत हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये ट्रेंड का क्वेश्चन है। 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है? बताइए बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 होगा इसमें 52 हेक्टेयर। कितना? 52 हेक्टेयर। करंट क्वेश्चन है, को रटने हैं। 52 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा जो है, ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है कि डोपिंग विरोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई। बताइए कब? 2019 में। अच्छा, एंटी डोपिंग एजेंसी है क्या? जैसे अभी जो खेल होता है, खेल के दौरान आप किसी इंजेक्शन या किसी ऐसे मेडिसिन का यूज करके आप खेल को खेलते हैं, तो एंटी डोपिंग में कि आपके पास एक्स्ट्रा पावर आ जाए, आप दौड़ ले जाएं, आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर ले जाएं, तो अगर डाउट लगता है आपकी एक्टिविटी पर, तो आपको एंटी डोपिंग एजेंसी जो है आपको बैन कर देती है 2-3 साल के लिए कि आप अब खेल में नहीं जा सकते इतने दिन के लिए, तो ये आपका नुकसान होगा। तो इसे हम शॉर्टकट में वाडा बोलते हैं, ठीक है। सही क्या हुआ? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन का राज्य के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? प्रश्न आप समझे कि नहीं समझे, हम समझा रहे हैं। प्रश्न कहना क्या चाह रहा है? देखिए, भारत में जो हमारा संविधान है, संविधान में हर वक्त, हर साल प्रत्येक कानून, प्रत्येक नियम पे संशोधन होता है। क्या होता है? संशोधन। इसमें कुछ संशोधन कर दिया जाए। वैसे एक संशोधन आया था 91वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के तहत ये कहा गया कि हमारे संसद में जितने सदस्य होंगे, बात समझिएगा, हमारे संसद में जितने सदस्य होंगे उसका 15% मंत्रिपरिषद होगा। कितना होगा? मंत्रिपरिषद होगा, इससे अधिक नहीं होगा। ये हमारा 91वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया। प्रश्न समझो, संविधान के कौन सा संशोधन जो है केंद्र तथा राज्य के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपको राज्य सरकार हमारा या केंद्र सरकार जितने चाहे उतने मंत्री बनाए, वो उतने मंत्री नहीं बना सकता। वह एक नियम है, जितने सदस्य हैं उसका 15% ही मंत्री बना सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता। बात समझ में आई? अगला, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत हुमायूं की बेटे के अकबर को कहां पर मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? देखिए, जब हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई ये जानो। हुमायूं एक राइटर थे, लेनपूल नाम है, इतिहासकार थे। उन्होंने कहा है कि हुमायूं सारी उम्र लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा के ही मर गया। तो हुमायूं द्वारा ही बनाया गया एक लाइब्रेरी था जिसका नाम था दीन पनाह। वहीं की सीढ़ियों पर से ये उतर रहा था और वहीं से गिर के इसकी मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई, बीमारी नहीं हुआ। तो इनका लड़का, हुमायूं का लड़का कौन था? अकबर। और हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर।
तो अकबर जो था, जिसकी उम्र बहुत कम थी उस समय, लेकिन सिंहासन पर बैठाना किसी न किसी को आवश्यक था। लगभग ये 13-14 वर्ष का था। इसे कालनौर स्थान पे कहीं गया हुआ था, वहीं पर इसका तुरंत राज्याभिषेक कर दिया गया। और इसके संरक्षक थे बैरम खां। कौन थे? बैरम खां। तो बैरम खां से क्या था? संरक्षक था। भाई इतना याद रखिएगा। अच्छा, 2 युद्ध हुए थे इनके काल में शाहजहां के साथ। याद रखिए, शाहजहां के साथ इनका युद्ध हुआ था। एक हुआ था कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। अगला है कि चौसा का युद्ध। तो 2 युद्ध थे, आप जानते रहे कि दोनों युद्ध। पूछ सकता है कि चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो हुमायूं और शाहजहां के बीच ही। और कन्नौज का युद्ध भी हुमायूं और शाहजहां के बीच लड़ा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? ये रट लीजिए, नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। इसमें सोचना विचारना कुछ नहीं है, नीलम संजीव रेड्डी हैं। निर्विरोध मतलब क्या होता है? मतलब इनकी विरोध में, इनके अपोजिट में कोई खड़ा नहीं था, ये अकेले थी और जीत गई। बात समझ में आया? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? बताइए कितना होता है? रेडियो जो तरंग होता है, रेडियो हम बजाते हैं ना, उसका तरंग कितना होता है? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये तो रटना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें आपको रटना पड़ेगा कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। FM प्रसारण बैंड के बीच होता है, क्या होता है? क्या रेंज होती है? क्या रेंज होती है? ऑप्शन होगा बी भरा जाएगा, VHF रेंज होती है। ये VHF का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। VH का ओके। तो VHS कितना होता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमारा आंसर होगा 4.76 प्रति सेकंड। सॉरी, VH होगा, ये हमारा प्रसारण बैंड होता है। इसका फुल फॉर्म आप बताइए, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। टेप रिकॉर्डर टेप की चाल क्या होती है? तो 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये आपको रटना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को, 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अच्छा, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? नदी जा रही है, उसकी प्रवाह था, उसकी वेग को हम मापते हैं किससे? बताइए। मापते हैं हम क्यूसेक से। क्यूसेक एक मापन है, प्रवाह के वेग को नापते हैं क्यूसेक। ठीक है। अच्छा, रिएक्टर से क्या नापते हैं हम? भूकंप। रिएक्टर में क्या नापते हैं? भूकंप नापते हैं। अच्छा, ये अगला क्या है? ब्यूफोर्ट स्केल। ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापते हैं? ब्यूफोर्ट स्केल से समुद्र में जो हवा की गति होती है, वो हम ब्यूफोर्ट स्केल से मापते हैं। ब्यूफोर्ट स्केल से। अच्छा, एनीमोमीटर की अगर हम बात करें तो इससे भी हवा की गति मापी जाती है, एनीमोमीटर से भी, लेकिन ये स्थल पर मापा जाता है, अर्थात पृथ्वी पर। तो स्थल पर हवा की गति हम एनीमोमीटर से मापते हैं और समुद्र में हवा की गति हम ब्यूफोर्ट स्केल से मापते हैं। क्यूसेक से नदी प्रवाह हो गया, रिएक्टर से हम भूकंप नापते हैं। ओके, क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? बताइए। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट है मैक। क्या है? मैक। रिएक्टर आप जान ही रहे हैं। तो सुपरसोनिक किससे मापते हैं? मैक से। मैक से एक संख्या होती है। मैक क्या होती है? एक संख्या होती है। हर्ट्ज एक मात्रक है, हर्ट्ज से मापते हैं सारी चीज़ों को। तो हमारे इसमें क्या होगा? सुपरसोनिक मैक। अगला क्वेश्चन,
खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो खाद्यान्न होता है, कुछ खाने के लिए हम रखते हैं, उसके संरक्षण के लिए जल्दी खराब ना हो, जल्दी खराब ना हो, तो उसमें हम एक चीज़ मिलाते हैं, उसका नाम है सोडियम बेंजोएट। क्या है? सोडियम बेंजोएट को हम मिलाते हैं, जिससे खाद्यान्न को संरक्षण बना रहे, जल्दी खराब ना हो। अगला क्वेश्चन, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से स्थान है उसकी आर्द्रता हमें जानना है, किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। हाइग्रोमीटर का, पेरिस्कोप का, पायरोमीटर का, हाइड्रोमीटर, किसका? 26 इसमें हम मापते हैं हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से हम उसकी आर्द्रता माप लेते हैं। अच्छा, अगर हाइड्रोमीटर की अगर हम बात करें, हाइड्रो क्या करता है? हाइड्रो ये द्रव का घनत्व मापता है, आपेक्षिक घनत्व। क्या मापता है हाइड्रोमीटर? आपेक्षिक घनत्व मापता है। अच्छा, पायरोमीटर क्या करता है? पायरोमीटर तापमान माप देता है। क्या? तापमान मापता है। और पेरिस्कोप क्या नापता है? पेरिस्कोप, बताइए। देखिए, पेरिस्कोप का काम ये है, मान लीजिए कोई समुद्र है, मान लीजिए कोई समुद्र है, उसमें कोई वस्तु डूब गई है, तो उसे हमें बाहर से पेरिस्कोप की से हम देख सकते हैं कि अंदर में कौन सी वस्तु डूबी हुई है, तो उसे हम पेरिस्कोप से मापते हैं। ओके। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है? पर्यावरण की कई परत हैं, ऐसे परत हैं नीचे से, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, ऐसे कई मंडल में बांटा गया है। अब इसे समझिए, ज़्यादा मत समझिए। तो कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी प्रत्यावर्तित करता है? स्ट्रेटोस्फीयर। क्या होता है? स्ट्रेटो। देखिए, स्ट्रेटोस्फीयर को हिंदी में समताप मंडल भी कहते हैं। और समताप मंडल से जुड़ा हुआ एक मंडल है जिसका नाम है ओजोन मंडल, और ओजोन मंडल ही एक ओजोन परत है। क्या है? ओजोन एक परत है। समताप मंडल से ही जुड़ा हुआ एक परत है जिसका नाम है ओजोन परत, या हम ओजोन मंडल भी बोलते हैं। ओके। तो होता क्या है कि ओजोन परत का काम क्या होता है? ओजोन परत का काम क्या होता है? हमारे धरती पर जो तापमान होता है, जो विकिरण होता है, जो तापमान होता है, तापमान होता है, उसको वो रोकती है। उसको ऊपर से जो पराबैंगनी जो किरण आती है सूर्य की, उससे वो रोकती है। इसका ये काम होता है। तुम्हारा आंसर होगा इसमें स्ट्रेटोस्फीयर, विकिरण को वापस पृथ्वी से प्रत्यावर्तित भी कर देती है। ट्रोपोस्फीयर की अगर हम बात करें, तो ट्रोपोस्फीयर मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। एक प्रश्न आपके बन सकता है कि पृथ्वी पर जितनी मौसमी घटना होती हैं, क्या होती हैं? जितनी मौसमी घटना होती हैं वो किस मंडल में होती हैं? तो आप बताओगे ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल। दोनों यहाँ पे जितनी, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, चक्रवात, सुनामी, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सभी ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल में होती। निम्न राज्यों में कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बताइए। उदय एक योजना है, राज्य की योजना है, और सबसे पहले ये पहला राज्य कौन सा है जो इस पर हस्ताक्षर किया है? बताइए। हमारा आंसर होगा झारखंड। क्या होगा? झारखंड होगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? जितने देखिए कांग्रेस के कई अधिवेशन हुए थे, तो उसमें हर अधिवेशन में अलग अलग लोग उसके अध्यक्ष बनाए जाते थे। तो गांधी जी 1924 में एक अधिवेशन हुआ था, बेलगांव अधिवेशन। क्या हुआ था? अब याद रखिएगा, कभी कभी डेट ना पूछ के ये पूछेगा कि बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो आप बताएंगे कि महात्मा गांधी ने किया था। कौन किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? 1924 में किया था। 1924 में किया था। बात खत्म। अच्छा, बेलगांव है कहाँ पर? यह है कर्नाटक में। कर्नाटक में, बस। अच्छा, 1923 में एक हुआ था, सर्वप्रथम स्वराज की मांग किया गया था। स्वराज,
शब्द का प्रयोग किया गया 1923 में। क्रीमी लेयर संबंधित है जब हम लोग कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है क्रीमी लेयर, अगला ऑप्शन होता है नॉन क्रीमी लेयर। है क्या क्रीमी लेयर? क्रीमी आप ऐसे ही समझिए, क्रीमी लेयर, क्रीम क्या होता है? हम लोग ने क्रीम वाली चाय, क्रीम वाली बिस्कुट, अच्छी क्रीम मतलब बहुत मलाईदार परत, क्रीम मतलब मलाईदार परत, लेयर मतलब परत, क्रीमी मतलब क्रीम, मलाईदार परत। तो मलाईदार परत किसका है? कैसे हम जानेंगे कि ये मलाईदार परत में है या मलाईदार परत में नहीं है? ये अर्थात एक क्रीमी लेयर डिसाइड क्या करता है? सामाजिक एवं आर्थिक हालात आपकी कैसी है। तो हम लोग उसमें ऑप्शन में भरते हैं नॉन क्रीमी लेयर, मतलब हम मलाईदार परत नहीं हैं। तो क्रीमी लेयर इज रिलेटेड टू, संबंधित किससे? सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। ओके, आइए अगला क्वेश्चन। 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में REHIB परियोजना की शुरुआत की गई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें हमारा आंसर होगा त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा में इसकी शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन, 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संघ शासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है? बताइए। इसमें हमारा होगा महाराष्ट्र। क्यों होगा? महाराष्ट्र होगा। स्टेडियम पूछा है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर है? सभी जानते हैं कि हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर है? हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन, 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी गई? बताइए। कितने मेगावाट की? झांसी में रखा गया है, गरौठा में, क्योंकि यूपी का क्वेश्चन है। ये अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना आधारशिला रखी गई है। कितना मेगावाट पार्क? क्वेश्चन नंबर 34 हमारा होगा आंसर ए, 600 मेगावाट। कितना? 600 मेगावाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लाल रक्त दिखाई देने वाले कारण होता है? लाल रक्त, अच्छा हमारा खून, हमारा रक्त, ब्लड हमारा लाल क्यों है? लाल क्यों है बताओ? हमको कहते हैं हेमोग्लोबिन कारण। हम लोग CBC चेक करवाते हैं। CBC क्या होता है? CBC एक जांच होती है, ब्लड की एक जांच होती है। तो हम उसमें हेमोग्लोबिन देखते हैं। हमारा रक्त किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाजदू गीत राज्य घोषित किया? वैसे तमिल ही लिखा है तो तमिलनाडु ही तो होगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिस को पराजित कर किसने जीता? बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा ऑप्शन होगा डी, डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता। लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? बताइए। 38 का डी, किससे? साहित्य लेखन से। साहित्य लेखन से। हमने यूपीपी के 38 क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब किया, चारों ऑप्शन के साथ हमने इसे अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास किया। अगर हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और अच्छा लगता है आप शेयर जरूर करें। ठीक है। कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9670239901। ठीक है। आपसे व्हाट्सएप से भी ऐड हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।